हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको आरोह बुक भाग 2 पाठ आत्मपरिचय के प्रश्न उत्तर बताऊंगी और इसकी मैंने व्याख्या अपने पहले वीडियो में अपलोड कर दी हूँ। आप उसमें देख लीजिएगा। आज अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वाहन करता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को सूझबूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ही ऐसा कहा है। तीसरा प्रश्न, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताई है। यहाँ पर और शब्द 3 बार बताया गया है। अपन इन और शब्द का अर्थ देखते हैं कि क्या है। 3 और है यहाँ पर, तो ये देखते हैं। इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है, जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं और इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ और जग में और शब्द से आशय है कि यह जगत भी कुछ अलग ही है। यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है कि साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों का अलग ही मतलब। यहाँ पे और शब्द का 3 बार अलग अलग मतलब बताया गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए, उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतल वाणी बन जाती है। मेरा जीवन में मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। लेकिन अंदर से मैं बहुत कठोर हूँ, लेकिन मैं पदों में शीतल वाणी प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पर उनका यह तात्पर्य है। 5वां प्रश्न देखते हैं, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? उत्तर, बच्चे से यहाँ आशय चिड़ियों के बच्चों से है। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही वह सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आते ही होंगे। वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुगना देंगे ताकि हमारा पेट भर सके। बच्चे आशावादी हैं। वह सुबह से लेकर शाम तक यही
आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आएं और वे कब हमें चुगला दें। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाने को मिलेगा, साथ ही हमें बहुत प्यार दुलार भी मिलेगा। यहाँ पर आशा को बताया गया है। छठवां प्रश्न देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आकृति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है। यह जीवन प्रतिक्षण कम होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक नए दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु निश्चय है। कविता की विशेषता इसी बात से में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचना हो या चिड़ियों को अपने बच्चों के पास, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो अपनी मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पर जो और एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र पर आ जाते हैं, तो मैं उसको भी आप लोग को बताती हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है। कवि कहता है कि मैंने हमेशा अपने मन की बात मानी है। मैं कभी अपने प्रति लापरवाह नहीं रहा। मैंने हमेशा वही किया है जो मेरे मन ने कहा है, लेकिन मैंने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की। इसलिए मैं अपने मन का ही गान करता हूँ। अब दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मग्न कैसे रह पाता है। उत्तर, कवि कहता है कि मैं दुख में ज़्यादा दुखी नहीं हुआ और सुख में ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैंने हमेशा दोनों स्थितियों को समंजस बनाए रखा है। दुख और सुख दोनों को एक जैसा माना, क्योंकि ये दोनों स्थितियों तो मानव जीवन में आती हैं। इसलिए कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मग्न रहता है। अब तीसरा है इसमें प्रश्न, कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है। कवि कहता है कि मेरा और जगत दोनों का ही अस्तित्व अलग अलग है। मैं कभी जगत के बारे में नहीं सोचता हूँ। मुझे केवल मेरे से ही काम है। यह जगत मेरी ही तरह अपने में ही मस्त है, जबकि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो मैं जगत को एक साथ क्यों मानूं। अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। दिन का थका पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखिए CBSE का प्रश्न है। इसमें ये 2010 में ये रिपीट हुआ था, क्योंकि ये NCERT बुक होने के कारण ये सब उसी का CBSE का पोर्शन हो गया है। ये प्रश्न 2010 में भी आया है। राह चलते चलते यद्यपि पथी राहगीर, पंथी को क्या बोलता है, राहगीर थक जाता है, लेकिन वह फिर भी चलते रहना चाहता है। उसे डर है कि यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी, अर्थात रात होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा। इसलिए दिन का थका पंथी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसे रात में रुकावट होगी, इसलिए वह दिन में ही जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर, दिन के जल्दी जल्दी ढलने के कारण व्यक्ति का सजग हो जाता है। वह जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। जल्दी जल्दी ढलने की भावना के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है। इसी कारण वह प्रत्येक कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहता है। जैसे कि अपन किसी कार्य को करते हैं तो अपन सोचते हैं समय न बीत जाए, उससे पहले कर लें। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि उसका समय जाता दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर और स्फूर्ति बढ़ जाती है, कहीं रात ना हो जाए। अब छठवां प्रश्न देखते हैं इसका। पहली कविता की अलंकार योजना बताइए। यहाँ पर अलंकार योजना बताना है।
चंद ने आत्मपरिचय शीर्षक कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक और प्रश्न आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। यह अलंकार थोपे हुए प्रतीत नहीं होते। इनका प्रयोग करना जरूरी भी था क्योंकि इनके प्रयोग से ही कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है। यह आप जानते हैं कि बिना काव्य अलंकार के नहीं होता और इसमें इन अलंकार का होना बहुत ही जरूरी था। अब अपना 7वां प्रश्न है, कवि की भाषा शैली के बारे में बताइए। क्योंकि बिना भाषा शैली के किसी भी काव्य को करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ पर कवि ने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया है। और इस पद में देखिए यहाँ पर बताते हैं, कवि की दोनों कविताओं की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। यद्यपि कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह कठिन नहीं लगती। भाषा में भाव को अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता है। भाषा शैली प्रभावशाली है। देश विदेशी सभी तरह के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। यहाँ पर देखिए उन्होंने सभी शब्दों को अपने पदों में प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है। आत्मपरिचय शीर्षक कविता में कवि ने व्यक्तित्व अर्थात में शैली का प्रयोग किया है। इसमें इस शैली का प्रयोग भावों को अनुकूल एवं सार्थक ढंग से किया है। इस शैली का प्रयोग कवि ने अपने बारे में पाठकों को सब कुछ बताने की कोशिश की है। यह व्यक्तित्व शैली का इन्होंने प्रयोग किया और अपने जीवन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कौन से रस है। यहाँ पर जैसे कि अपन ने पहला क्वेश्चन देखा कि यहाँ पे अलंकार बताया है, उसी प्रकार से बिना रस के कोई काव्य अपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सा रस उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस कविता में मुख्यतः कवि ने 2 रसों का प्रयोग किया है, वात्सल रस और श्रृंगार रस। इन रसों का प्रयोग करके कवि ने कविता के सौंदर्य में वृद्धि की है। पक्षियों के वात्सल्य और कवि के प्रेम का चित्रण इन्हीं रसों के माध्यम से हुआ है। कहने का आशय है कि कवि की रस योजना भावपूर्ण बन पड़ी है। अब यहाँ 10वां प्रश्न देखते हैं, आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किस परस्पर विरोधी बातों का समंजस बिठाने की बात की है। ये भी देखिए CBSE 2016 में ये प्रश्न आया है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कविता में कवि ने जीवन की अनेक विरोधी बातों का समंजस बैठने की बात की है। कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह संसार की परवाह नहीं करता क्योंकि संसार अपने चहेतों का गुणगान करता है। उसे यह संसार अपूर्ण लगता है। वह अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। वह यौवन का उन्माद व अवसाद साथ लिए रहता है। वह शीतल वाणी में अल लिए फिरता है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं पक्षी तो लौटने को विकल्प है, पर कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों। ये देखिए ये प्रश्न 2015 2016 में भी आया है। ये भी देख लीजिए आप अच्छे से। उत्तर, इस कविता में पक्षी अपने घरों में लौटने को है, परंतु कवि में उत्साह नहीं है। इसका कारण यह है कि पक्षियों के बच्चे उनको इंतजार कर रहे हैं। कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनके मन में घर जाने की कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अकेले बताया अपने आप को। 12वां प्रश्न, आज से स्पष्ट कीजिए मैं और जग और कहाँ का नाता। यह प्रश्न भी 2016 में आया है। इसका आशय या भाव वर्णन करने के लिए क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको भी देखिए और अच्छे से। कवि कहना चाहता है कि मेरा जीवन अलग है, संसार अपने मोह में डूबा हुआ है, इन दोनों के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। कवि अपनी भावनाओं के लोक में जीता है। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांशों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का अर्थ हमने अपने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, ये दोनों का, तो आप देख लीजिएगा।
और मैं इसे आपको दिखा देती हूँ तो आप देख लीजिए। अब देखते हैं अपना ये 14 प्रश्न। इसमें आत्मपरिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: कवि ने इस कविता में बताया कि दुनिया को जानना सरल है किंतु स्वयं को जानना बहुत ही कठिन है। समाज में रहकर मनुष्य को खट्टे मीठे कड़वे सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। शासन और व्यवस्था चाहे जितना उसे कष्ट दे, लेकिन वह उनसे कटकर नहीं रह सकता। व्यक्ति की पहचान तभी है जब वह समाज में रहता है। उसका परिवेश ही वास्तव में उसकी पहचान है। कवि कहता है कि मेरा जीवन विरोधों के समझ से बना है, मैं विरोधाभासी जीवन जीऊँ करता हूँ। इस गीत में कवि ने स्पष्ट किया है कि मेरे जीवन में एक प्रकार की सी दीवानगी है। मेरा ये जीवन इस संसार का ना होकर भी इस संसार में जी रहा है। मैं उस हर बात से, हर घटना से स्वयं को जुड़ा पाता हूँ जो मेरे ही विरुद्ध हैं। ये 14 प्रश्न अपना कंप्लीट होता है। 15वां देखते हैं। दिन जल्दी ढलता है, गीत में थके हारे राही को प्रारंभ में ही जल्दी जल्दी चलने की अथवा दिखाया है और बाद में उसके कदम धीमे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? और इसके अथवा में ये प्रश्न बनता है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आलोक में कवि गति में हूँ, ढलता के कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा एक और प्रश्न बनता है। देखिए इसका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। इनका आंसर ये होगा। इस कविता में कवि ने जीने की इच्छा और समय की सीमितता का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि यद्यपि राहगीर थक जाता है, हार जाता है, लेकिन वह फिर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही जाता है। उसे इस बात का वह रहता है कि कहीं दिन ना ढल जाए। इसी प्रकार चिड़िया के माध्यम से भी कवि ने जीने की लालसा का अद्भुत वर्णन किया है। चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए तिनके दाने आदि लेने बाहर जाती है तो दिन ढलते ही वे भी अपने बच्चों की स्थिति के बारे में सोचती है। वे सोचती है कि उनके बच्चे उनसे ही अपेक्षा रखते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाएं। कवि पुनः आत्मपरिचय देता हुआ कहता है कि मेरा इस दुनिया में यद्यपि कोई नहीं, फिर भी न जाने कौन मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। यही प्रश्न मुझे बार बार उत्सुक कर देता है, मेरे पाँव में शिथिलता और मन में व्याकुलता भर देता है। किंतु दिन के ढलते ढलते ये शिथिलता और व्याकुलता धीरे धीरे मिटने लगती है। वास्तव में इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने जीवन की क्षणभंगुरता और मानव की जीने की इच्छा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।